प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज रविवार के कार्यक्रम में, जहां आपने अपने कमेंट के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दिया था। उनमें से 10 कुंडलियों के साथ उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। प्रदीप नाग जी, ये हैं देवास मध्य प्रदेश से, इनकी कुंडली के अध्ययन के साथ। प्रत्येक कुंडली में लग्न, नवमांश, दशमांश आदि सबकी चर्चा करूंगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी, जहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां लग्न और नवमांश तो जरूर देखूंगा। आइए एक बात और बताता हूँ। कभी कभी विचार करके सोचता हूँ तो कुछ लोग, जब मैं कभी बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि मेरी माता पिता से बनती नहीं है तो कहीं दूसरे जगह चलिए जाऊँ क्या। ये कहाँ तक सही है? भाग तो रहे हैं, लेकिन किससे? अपनी आत्मा से या अपने शरीर से? सोच के देखिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में अगर वातावरण कलहपूर्ण हो रहा है तो हम किसी को छोड़ करके किसी दूसरे आंगन में जाएंगे। बिल्कुल नहीं। उसके लिए यथोचित प्रयास और जतन कर लेना चाहिए। कभी भी किसी को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर छोड़ के जाना होता तो फिर आपको निकट में क्यों बसाता वो ऊपर वाला? कुछ तो आपको उससे और उससे आपको लाभ है, तभी तो एक ही जगह, एक ही साथ बना करके भेजा है और एक दूसरे के निकट में रखवा रहा है। अगर दूर जाएंगे तो फिर कई चीज़ें छूट जाएंगी और फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कभी भी किसी को छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम प्रदीप नाग जी के सवालों से। इन्होंने पूछा है, नेत्र से संबंधित समस्या है। आपकी कुंडली में सूर्य नवमांश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, शनि की राशि में, और शुक्र की स्थिति जो है वो सूर्य के साथ है, जो नेत्र की ज्योति के कमजोर होने का कारण बनता है। आपकी कुंडली में सूर्य ने शुक्र को अस्त नहीं किया है, लेकिन वहां पे सूर्य खुद बुध की राशि में बैठे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ 6 नंबर लिखा है और लग्न के अधिपति बुध आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि में। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं लग्न में ही, यानी कि कर्क लग्न और कर्क राशि। ऐसे तो मूलतः अगर देखता हूं तो व्यक्ति कर्म प्रधान है और नौकरी आदि की भी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। मुश्किल नहीं है, क्योंकि दशमस्थ सूर्य ये सब चीज़ देते हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं वो। लेकिन 12वें भाव में शनि और राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को बाईं नेत्र में समस्या का कारण बनता है। आपकी कुंडली में जो अगर नेत्रों की परेशानी की बात कर रहे हैं तो बाईं और दाएं में से दोनों ही नेत्रों की परेशानी है, लेकिन बाएं में ज़्यादा ये बात बन रही है। चंद्रमा मंगल नवमांश में बैठे हैं, लेकिन वो थोड़े से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मंगल अपनी राशि में यहाँ 12 नंबर की कुंडली बन रही है नवमांश में, और यहाँ बन रही है 1 नंबर की राशि। यहाँ चंद्रमा और मंगल अपने नवांश में बैठे, चंद्रमा उच्च के नवांश में उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं। सूर्य लेकिन शत्रु के नवांश में बैठे हैं। इस वजह से वो नेत्रों की कमजोरी के कारण बन रहे हैं। अवस्था के हिसाब से वो अगर देखता हूं तो 16 अंश 9 कला आर्द्रा नक्षत्र में भी बैठे हैं, युवा तो हैं। एक बात और बताता हूं, ग्रह अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ रहे हो, शनि राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के 12वें भाव में होता हो, तो नेत्र की समस्या देते हैं। आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, जो कि है सप्तमेश, और वो जाकर के चंद्रमा की राशि में उच्चके होकर के बैठे हैं। ये स्थितियां ठीक हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, सबसे बड़ी समस्या है कि 2020 के 9वें महीने के बाद गुरु में शुक्र आ जाएंगे, और वो शुक्र आपकी कुंडली के बुध की राशि में बैठे हैं दशम स्थान में। जिनका पद वगैरह से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, वो पद देते हैं, नौकरी वगैरह में बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। आपकी कुंडली के आधार पर एक ही बात समझ में आती है कि आपको चाक्षुषी विद्या का पाठ कर लेना चाहिए क्रमशः 7 बार, और उसका मैंने प्रयोग करके बताया हुआ है। कार्यक्रम एक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। चाक्षुषी विद्या प्रयोग, वो त्योहार विशेष कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसमें वो है। मैंने उसमें बताया था कि तांबे के प्लेट में शुद्ध जल लेकर के चाक्षुषी विद्या के लिए उस जल में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से जल को घुमाया जाता है और चाक्षुषी विद्या का पाठ किया जाता है संकल्प पूर्वक, और उसके बाद उस जल को नेत्रों में लगाया जाता है। ये विधि है और विधाता की बनाई हुई है। ये विधि जो है वो विधाता की बनाई हुई है, और निश्चित रूप से मंत्र जो कर सकता है वो आज का विज्ञान नहीं कर सकता है। तो ये काम करके देखिए। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है मंजू राणा जी की। ये हैं टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग उत्तरांचल से। इन्होंने पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 16 सितंबर 1990 17:45। इस आधार पर जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। कुंभ लग्न की कुंडली मतलब 11 नंबर यहाँ लिखना। ये दार्शनिक राशि कही जाती है, बिल्कुल शांत और सौम्य। लेकिन शनि से जो लोग प्रभावित होते हैं, ध्यान से समझिएगा,
शनि से जो लोग प्रभावित होते हैं और शनि लग्न का अधिपति होकर के एकादशवें में बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से फिर से वापस लग्न को देखेंगे। ऐसी अवस्था में आपके मन मुताबिक काम विलंब से ही होते हैं। विवाह भी विलंब से होता है कई बार। लग्न शनि से प्रभावित, शनि लाभ भाव में बैठ करके लग्न को देखे और सप्तम भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, जहां सूर्य अपनी ही राशि का हो रहा है। यहां 11 नंबर लिखेगा तो यहां 5 नंबर लिखेगा। सूर्य ने बुध और शुक्र दोनों में से किसी को भी अस्त नहीं किया है और ये स्थितियां अच्छी बन रही हैं। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली का भाग्य भाव का अधिपति होकर के सप्तम में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है लग्न कुंडली में, मंगल वर्गोत्तम है, मतलब ये स्थितियां ठीक हैं। आप मांगलिक भी हैं, 2 नंबर की राशि में यहां मंगल बैठे हैं। नौमांस में भी अगर देखता हूं तो आपकी स्थिति कुंडली में यहां बैठे हैं पराक्रम भाव में मंगल अकेले। तो ये स्थितियां मंगल के लिए मतलब वो वर्गोत्तम है, अपने नवांश में जा रहा है तो ठीक जा रहा है, उसमें मतलब अपने नहीं, वो वर्गोत्तम हो रहा है क्योंकि लग्न में भी 2 नंबर की राशि में और नवांश में भी 2 नंबर की राशि में बैठा है। उसके बाद अगर विचार करता हूं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल अकेले बैठे हैं, इसको ही गौर करना है क्योंकि यहां का अधिपति जो शुक्र है वो आपकी कुंडली का भाग्येश भी बनता है सूर्य के साथ सप्तम भाव में बुध और शुक्र। एक बात बताता हूं, सूर्य बुध और शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं जिस भाव में, उस भाव से संबंधित परेशानी को कभी कभी वो देते हैं क्योंकि मूलतः अगर देखते हैं तो वो तीनों में से कोई भी ग्रह एक दूसरे से बहुत अच्छी मित्रता में नहीं होता है। बहुत अच्छे संबंध सूर्य और गुरु जैसा, सूर्य और मंगल जैसा, गुरु और मंगल जैसा नहीं होता है। इस वजह से वो उस भाव को थोड़ा कमजोर करते हैं और आप ऊपर से मांगलिक भी हैं। लेकिन नवांश कुंडली में जब जाकर के देखता हूं तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ के अधिपति होते हैं बुध, वो सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य यहाँ के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं 10वें स्थान से बैठ करके। एक रोगेश मात्र की दृष्टि पड़ जाने से कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी भी आएगी, पति कहीं स्वास्थ्य से कमजोर न मिल जाए, तो स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। दाम्पत्य सही स्टेबिलिटी को धारण कर पाए, इस वजह से कुंडली मिलाकर के करनी है शादी। दूसरी बात बताऊं तो नौमांस में गुरु की दृष्टि है और आपके लग्न कुंडली में भी गुरु और चंद्रमा 6ठे भाव में उच्च के बैठे हैं गुरु। लेकिन ये पेट जनित समस्या देंगे, फिर भी ज्ञानी तो बनाएंगे, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता तो देंगे, लेकिन व्यक्ति पूजनीय होता है और समाज के पूजित वर्गों को पूजा में रखता है। मतलब घर में ब्राह्मणों को बुलाना, अपने दुश्मनों से कुछ ऐसे मित्रता का भाव जागृत करके उनसे अपना काम निकलवा लेना कि वो आपकी दुश्मनी भूल जाएं। चंद्रमा 6ठे भाव का बैठा है तो रोग व्याधि जैसे सर्दी जुकाम वगैरह देता है, ये चीज़ें बन रही। लेकिन नौमांस में चतुर्थ भाव अच्छा बन रहा है, कारण क्या? क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं और नवी दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। लेकिन ये थोड़े कमज़ोर होंगे क्योंकि यहाँ भी वो ऋण में बैठे हैं, रोग में बैठे हैं और यहाँ भी वो अष्टम में जा रहे हैं। पेट की समस्याओं का ख्याल जरूरी है। दशा में अभी आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, आपकी कुंडली के लिए वो सप्तमेश होते हैं और थोड़े कमज़ोर हैं क्योंकि नौमांस में भी वो रोग भाव में ही बैठ जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में हड्डियों की, नेत्रों की, पेट वगैरह की समस्या, गुरु कमज़ोर दिख रहे हैं क्योंकि वो लग्न में उच्च के हो रहे हैं लेकिन रोग में बैठे हैं, तो एक अलग तरीके का उनका फल देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य की दशा ये रोगेश की दशा है, थोड़ी बहुत व्याधियाँ ला सकती है। उससे इम्यून को बढ़ाने के लिए चंद्रमा की पूजा, शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो केतु और गुरु के साथ बैठा है लेकिन रोग में है और वो कहीं ना कहीं से आपके मन के व्यय का कारण बन रहा है। बहुत गंभीरता से सोचिएगा, मन के व्यय का कारण। और कभी कभी व्यक्ति अपने ज्ञान का 100% लाभ नहीं ले पाता है, टाइम पे चीजें भूल जाता है। दाम्पत्य को सही तरीके से निभाना होगा, शुरू करना होगा। दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र, गुरु, ये सब अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई भी खराब नहीं है। लेकिन सूर्य का प्रभाव चूंकि लग्न को देखेंगे यहां से और वो रोगेश होते हैं तो मन को रोगी बना देते हैं क्योंकि चंद्रमा भी मन का कारक, वो रोग में ही तो बैठा है। इस वजह से ये बात बनती। बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। शिव जी की पूजा, सूर्य को जल। और एक बात बताऊं, अगर हो सके तो घर में स्थिति जब सूर्य की चलती हो तो रविवार के रविवार विधिवत सूर्य की पूजा करनी चाहिए, या रविवार का व्रत भी किया जा सकता है। आप खुद कर सकती हैं, नमक छोड़ सकती हैं, नमक का पान नहीं कर सकती हैं, रात्रि में नमक छोड़ सकती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब आइए अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है संदीप पठानिया। यह है जम्मू कश्मीर से। 13 जुलाई 1975 सुबह 3:10।
इनके आधार पर इनका सवाल है, समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई उपाय बताइए, काम वगैरह ठीक ठाक नहीं चल रही है। वृषभ लग्न की कुंडली के होने के कारण आप मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे और दिव्य मेहनती होंगे, क्योंकि राहु भी लग्न को देख रहा है। शनि चंद्रमा नहीं, शुक्र और चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ये बहुत बेहतर होता है इन दोनों ग्रहों के लिए। यहाँ धन भाव में सूर्य बुध और शनि बैठे हैं। धन का अधिपति धन भाव में, मतलब व्यक्ति को मेहनत करने वाला बना रहा है, और धन भाव का अधिपति धन भाव में सूर्य के साथ बैठा है। अब जरा गौर करिएगा, आपकी कुंडली में 5 नंबर यहां लिखा, यानी कि सुख का अधिपति धन में गया। पंचम भाव का अधिपति जो कि धन और विद्या का भाव होता है, यहां का अधिपति भी धन में गया। और गुरु एकादशवें भाव में अपनी राशि के हो जाएंगे। यहां जब 2 नंबर लिखेगा तो यहां 12 लिखेगा, यानी कि मीन राशि। तो यहाँ मीन राशि के अधिपति होकर के वहीं बैठे, वहां से 7वीं दृष्टि से धन को देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से पराक्रम को, और पंचमेश के साथ उनकी जो स्थिति बन रही है वो चौथे 10वें की बन रही है। ये एक दूसरे से दोनों केंद्र में आ रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति भी अगर देखता हूं तो वो भी आपकी कुंडली में कमजोर थोड़े जा रहे हैं, इसी वजह से ये समस्या बनी है। दरअसल आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो धन को सही तरीके से लाने वाले नहीं बन रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी लगातार पैसे आते हैं, कभी सुखाड़ हो जाता है। ये स्थितियां क्यों बन रही है? क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एक साथ धन भाव में बैठे हैं और बुध वक्री भी हो, कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, शनि अस्त हो रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं कि द्वितीय भाव में अगर शनि बनते हो तो कभी कभी समस्या देते हैं धन से, और वो भी बैठे हैं सूर्य के साथ, उनका बल बढ़ेगा लेकिन वो अस्त हो रहे हैं। इस आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में अभी राहु में बुध की दशा चल रही है, और बुध आपकी कुंडली में आर्द्रा में बैठा है, और राहु का संबंध उसके साथ षडाष्टक तक का जा रहा है। ये कमजोरी है। और अगर नौमांस में देखता हूं धन भाव को, या फिर आपकी कुंडली के और अन्य चार्टों में अगर धन भाव को देखता हूं, या भाग्य का साथ क्यों नहीं मिल रहा है, तो भाग्यांश में, यानी कि भाग्य भाव जो है D4 चार्ट चतुर्थांश कुंडली में लग्न का अधिपति शनि बनता है, वो जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठा है। ऐसा ही चार्ट D4 का भी बनता है, ऐसा ही चार्ट, और यहाँ के अधिपति बनते हैं शनि, वो जाकर के सूर्य के साथ बैठे हैं, यहाँ भी वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक नहीं है। और धन भाव का अधिपति गुरु आपकी कुंडली में लाभ में बैठा है, धन का अधिपति लाभ में। स्थितियां तो ठीक दिख रही हैं। पैतृक संपत्ति का भी भाव मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कमजोर है। शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं दशम स्थान में वृश्चिक के होकर के, और मंगल चतुर्थ में नीच के हो रहे हैं। इसी वजह से आपका काम थोड़ा रुक रहा है, काम में भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है। ये कारण है क्योंकि जन्म कुंडली के दशमस्थ दशम भाव में शुक्र और राहु एक साथ बैठे, और ऊपर से जन्म कुंडली के दशम भाव का अधिपति नीच का हो रहा है, और वो आपकी स्थिति जो बता रही है उसके आधार पर थोड़ी सी तो परेशानी है, क्योंकि वो भाग्य को वहां से देख रहा है और शुक्र यही बात है, समस्या यहां पे आन पड़ी है। दूसरी बात अगर और देखता हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर जो स्थिति बन रही है उसमें अभी राहु में बुध, थोड़ी कमजोरी तो है सर। गणेश जी की पूजा करिए, बुधवार के बुधवार गणेश जी को दुर्वा दान किया करिए, और अगर हो सके तो राहु की दशा चल रही है, एक लाजवर्त चांदी में पहन लीजिए जल्दी से। और अगर विशेष उपाय करना होगा तो मुझे संपर्क करना होगा, फिर आपको फोन करिएगा, मुझे व्हाट्सएप नहीं, फोन करिएगा। आगे अब अगली कुंडली के लाजवर्त आप पहन लीजिए, थोड़ा लाभ हो जाएगा, उससे थोड़ी सी मानसिक वृत्ति को सहारा मिल जाता है, और काम बनते नहीं है, मन स्टेबल हो जाता है, फिर आपके पास लड़ने की क्षमता वृद्धि में चली जाती है। ये स्थितियां हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सोनू सोनी जी की। यह बीकानेर राजस्थान से 16 मई 1982 सुबह 4:35। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली का बनना, और लग्न के अधिपति कहाँ बैठे, यहाँ 1 नंबर लिखा, और लग्न के अधिपति चले गए शनि के साथ, अपने प्रबल शत्रु के साथ। अगर कोई ग्रह एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं ना, तो वो शनि और मंगल हैं। और आपकी कुंडली में तो लग्न का अधिपति होकर के अवयोग में बैठा है। आपने पूछा है आपका काम बड़ा रुकता है जी, तो वो इसलिए रुकता है क्योंकि अवयोग लगा है। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में मंगल अष्टमेश होता है, और लग्नेश होने के कारण उसको अष्टम होने का दोष नहीं लगेगा, लेकिन वो प्रबल शत्रु में बैठेगा, और आपकी कुंडली के लिए वो पापी भाव के साथ बैठा है। गौर करिएगा, हम बहुत सूक्ष्म चीजों को छोड़ देते हैं और सिर्फ बाहर से ऊपर से चीजें देख करके उत्तर दे देते हैं। गौर करिएगा, इनकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति वास्तव में स्पष्ट करता हूं अगर, तो यहाँ 1 नंबर लिखेगा, तो यहाँ 11 लिखेगा। तो लग्न के अधिपति बैठे तो किसके साथ, सबसे पहले तो वो अपने प्रबल शत्रु के साथ बैठे,
और दूसरा वो पापी भाव के अधिपति, और वो भी उसमें से भी किसके साथ, तो दशम और एकादशवां भाव जो होता है कुंडली का, वो बहुत अच्छा भाव नहीं होता है। ये पापी और क्रमशः अशुभ भाव कहे जाते हैं। मजबूती के दृष्टिकोण से कुंडली का दशवां स्थान बहुत बेहतर होता है, लेकिन एकादशवां भाव पापी भाव कहा जाता है, दशवां भाव अशुभ भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कि अगर लग्न जो होता है या लग्नेश जो होते हैं वो लग्न में आकर के कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, लेकिन अगर वो किसी अच्छे भाव में और किसी अच्छे भाव के अधिपति के साथ उनकी स्थिति नहीं बन रही होगी तो जीवन पर्यंत परेशान करते हैं। ऊपर से आपकी जो स्थिति बन रही है इसके आधार पर उत्तरायण में जन्म तो है, लेकिन कृष्ण पक्ष के अष्टमी और नवमी तिथि का प्रभाव है। इस आधार पर व्यक्ति का काम, व्यक्ति का मन नहीं लगता है, और कोई भी काम आरंभ में तो बहुत बिल्कुल स्मूथ चलता है, बाद में जाकर के दिक्कत करता है। अब उसके बाद अगर और भी सामान्यतया चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली में शनि मंगल का छठे भाव का प्रभाव, और वहां का अधिपति जो कि ऋण भाव है, यहां का अधिपति अगर यहां पे देखता हूं तो आपकी कुंडली में यहां पे 6 नंबर लिखा है, यहां का अधिपति और पंचम भाव का अधिपति यानी कि सूर्य और बुध पंचमेश और षष्ठेश, ये दोनों जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति का धन भाव में जाना अच्छा होता है, लेकिन सूर्य नहीं। वो पैतृक संपत्ति का लाभ तो दे देता है, लेकिन नेत्रों की परेशानी और कई बार धन की समस्या को भी कमजोर करने लगता है। हालांकि वो एक बात अलग है कि किसी भी सामान्यतया कुंडली में धन भाव का अधिपति अगर, पंचम भाव का अधिपति अगर धन भाव में जाए तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन वो बैठा किसके साथ है, तो बुध के साथ, जो कि ऋण भाव है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से थोड़ी सी समस्या देते हैं। आपने पूछा है ज्योतिषी वगैरह के लिए, तो गुरु और बुध का संबंध तो ऐसे सीधा सीधा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो हर जगह से षडाष्टक में जा रहे हैं, गुरु यहाँ और बुध यहाँ। अगर ये ही बुध सामने आ जाते तो आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के बहुत अच्छे योग बन जाते, लेकिन सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं। बुध द्वितीय भाव में अच्छा फल करते देखा गया है, सूर्य भी ठीक होगा क्योंकि पंचम भाव का अधिपति है वो, तो आप प्रयास कर सकते हैं। शायद यही वजह है, और गुरु का प्रभाव लग्न पे है यहाँ से, इस वजह से ही, क्योंकि वो जन्म कुंडली में भाग्येश भी तो होते हैं, और भाग्य भाव के अधिपति होकर के सप्तम में आकर के लग्न को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्येश की दृष्टि लग्न पे, ये स्थितियां अच्छी होती हैं। नवमांश में भी गुरु की दृष्टि लग्न पे है, शुक्र की दृष्टि लग्न में है, निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने के योग हैं, और पति को निश्चित रूप से इसमें साथ देना चाहिए। एक बात पूछता हूं, आपके पति से ही पूछ लेता हूं यहीं पे, विधाता अगर मन में डाल रहा है चीजें तो आप रोकने वाले, बात समझ गए होंगे मैं आगे क्या कहना चाहता हूं। अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अंकित मिश्रा। अब लिखने वाले ये ना लिख देना कि मैं ब्राह्मणों की कुंडली ज्यादा देखता हूं, ऐसा नहीं है, मैं सवाल देखता हूं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 25 अप्रैल 1994 सुबह 6:40। इस आधार पर आपकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। लग्न में सूर्य उच्च के और बुध भी बैठे हैं। ये लग्न कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, स्पष्टतया ये बात सामने आती है। लेकिन क्या ये स्थिति नवमांश में भी ऐसी बन रही है? तो जब नवमांश में देखते हैं तो सूर्य यहाँ बैठ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी कमजोरी है, कर्क के हो रहे हैं वो, और राहु के साथ हैं। आत्मविश्वास पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इसको बंद करिए, पहले इसको सबसे पहले बंद करिए। आपकी कुंडली के आधार पर चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के हैं, ये बेहतर है। आपका मन ठीक है, पढ़ाई में मन लगता भी है, क्योंकि सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धादित योग जहां जागृत कर रहे हैं, और सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, वो डिग्री में 10 अंश पे हैं, कुमार अवस्था के हैं, इनको और बढ़ाइए। और एक बात बता देता हूं, आप भी मिर्जापुर से हैं, रात्रि में जग करके मत पढ़िएगा, सुबह जग करके पढ़िए। सूर्य का स्वागत करिएगा तो आपके पिता का आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपकी माता की आयु भी वृद्धि में जाएगी। और एक बात और बता दूं, तो अगर ये सब चीज और उनकी आयु की वृद्धि नहीं चाहते होंगे तो रात्रि में जरूर जग जग के पढ़िए। अगर पिता से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रात में जग जाइए। लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि कोई भी पुत्र ऐसा नहीं चाहता है, तो निश्चित रूप से आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे एक अनुभव देता हूं। प्रायः पढ़ने वाले लड़के ये कहते हैं कि पढ़ने के लिए रात में जगना होता है। अरे भाई, पढ़ने के लिए रात में जगना होता है तो दिन में क्यों सोना होता है? दिन में क्यों सोना होता है? दिन भर सोओगे और रात में जगोगे, और इस आधार पर वो रात्रि की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। सूर्य कहता है जागो, उठो और मुझे देखो, मेरा स्वागत करो, मेरा सम्मान करो, तब तुम्हारे पिता के सदृश में तुम्हारा भाग्य को
और तुम्हारे लाभ के लिए जाना जाऊंगा। और सूर्य तो वैसे भी नौकरी के लिए जाना जाता है। रात्रि में जग करके पढ़ाई नहीं, सुबह जग करके 3 बजे जग जाइए और पढ़ाई करिए और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। ये जरूरी है, जो लोग भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हों उनको सूर्य का अर्घ जरूर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन का 20 मिनट परमात्मा की शरण में जाकर के जरूर लगाना चाहिए। अपने नेत्रों को ओझल करके, बंद करके परमात्मा की शरण का ध्यान करिए। योग है आपकी कुंडली में, लेकिन मन थोड़ा आत्मविश्वास, मन नहीं, आत्मविश्वास थोड़ा जाकर के कमजोर हो रहा है। ऐसे आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा है और गुरु अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे वो विद्वान तो बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान और पराक्रम का लाभ थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पराक्रम का कारक मंगल आपकी कुंडली में 12 में बैठा है। नवमांश में भी वो 12 में ही बैठा है। लोग इसे कहने को तो वर्गोत्तम कर देंगे, लेकिन ऐसा फल बेटा वो दिख नहीं रहा है। पराक्रम का फल देर से दे रहा है हर जगह, क्योंकि वहां भी अगर वो देखता हूं तो नवमांश कुंडली में भी पंचम भाव का अधिपति बना और 12 में बैठ रहा है। तो इस वजह से, और अगर विद्या भाव देखता हूं तो आपकी कुंडली में चतुर्विशांश जो बनता है वहां पे मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही चंद्रमा और मंगल, ये ठीक है। और वहां पे पंचम भाव का अधिपति शुक्र वहीं बैठा है, यहीं पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी कुंडली में स्थिति ठीक है, दरअसल दशा थोड़ी कमजोर चल रही है। किसी देव प्रतिमा का प्रतिदिन दर्शन किया करिए। और आपकी कुंडली के आधार पर जो सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह उपस्थित है वो है चंद्रमा, और नवमांश कुंडली में वो चंद्रमा आपकी कुंडली में। सूर्य की पूजा जरूर करिए, भगवान ठाकुर जी की आराधना, और अगर हो सके तो नित्य प्रतिदिन भगवान ठाकुर जी का दर्शन किया करिए, हनुमान जी का दर्शन किया करिए, चालीसा पाठ किया करिए। आपकी राशि कन्या की है तो हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको कर लेना चाहिए। सूर्य बुध बैठे हैं, गणेश जी की आराधना, थोड़ी सी आराधना किया करिए, आपका काम बन जाएगा। भगवान की शरण में जाया करिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है प्रिया आशावत की आईडी से विजय सिंह जी की। यह है 10 अक्टूबर 1981 सुबह 3:30 कोटा राजस्थान। इन्होंने पूछा है नौकरी है कि नहीं है। जन्म समय और जन्म की तारीख 1981 है, और इस आधार पर आपके पास उम्र भी अब कम ही बची होगी, लेकिन फिर भी बता दूं, इस आधार पर कि जन्म कुंडली सिंह लग्न की बनती है, नौकरी के योग हैं। चंद्रमा भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वो शुभ ग्रह बन रहा है, शुक्ल पक्ष के करीब 9वीं तिथि का है। उसके बाद आप सिंह लग्न, लग्न का अधिपति द्वितीय भाव में, सूर्य, शनि और गुरु। सूर्य लग्न के अधिपति धन में गए। धनु लग्न की, सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, और सूर्य छठे और 7वें भाव के अधिपति बनते हैं। इन दोनों तीनों भावों के अधिपति होकर के शनि जो हैं वो क्रमशः आपकी कुंडली के लग्नेश को भी दूषित कर रहे हैं और पंचमेश को भी दूषित कर रहे हैं। ये थोड़ा कमजोर होता है, और व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि का प्रभाव लग्न पे हो या लग्नेश के साथ हो या गुरु के साथ हो तो उसमें वो थोड़ी बाधा देते हैं। व्यक्ति हर टाइम पे जाकर के वक्त पे छट जाता है। मन आपका ठीक है, कुंडली में योग भी हैं, और आपकी कुंडली में तो नवमांश में भी अगर देखता हूं तो शनि बुध की राशि में बैठा है 12वें भाव में, और यहाँ पे बुध उनको देख भी रहे हैं। एक बात जो कि इस कुंडली में मुझे कमजोर लग रही है वो ये है कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में छठे भाव पे पड़ रही है, और वहां पे केतु, राहु केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं छठे और 12वें का है। यहाँ पे केतु बैठे हैं और यहाँ पे राहु, और वो राहु मंगल के साथ हैं जो कि पराक्रम का व्यय कर रहा है और आपके निश्चित रूप से समस्याओं का कारण बन रहा है। सुख को वो सटने नहीं दे रहा है, सुख को सटने नहीं दे रहा है। ऐसे नौकरी भाव का अधिपति आपकी कुंडली में दशम भाव का अधिपति बनेगा शुक्र, और वो दिग्बली होकर के बैठा है, नौकरी भाव को देख रहा है। सूर्य की स्थिति भी अगर देखता हूं तो वो सूर्य आपकी कुंडली में 23 अंश पे हैं, ठीक हैं, वो शांत हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा जगाना होगा, उन्हें एक्टिव करिए, सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को जल वगैरह दिया करिए, शिव जी के मंदिर में जा करके सूर्यार्घ वगैरह दिया करिए, शिव जी को जल अर्पित किया करिए। ये दोनों चीज़ें बनती हैं। अगर हो सके तो आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है, आलस्य बढ़ गया होगा। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पे है, सुख भाव पे है, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है, और 10वीं दृष्टि कहीं ना कहीं अगर जो देख रहा हूँ तो वो व्यय में ही जा रहा है। एक बात बताता हूँ, आपकी स्थिति जो बनती है वो लाभ की तो बनती है, लेकिन विलंब दिख रहा है, हर काम में विलंब हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कि शनि में बुध और शनि का संबंध जो है वो षडाष्टक का बन रहा है, षडाष्टक नहीं द्विद्वादश का बन रहा है, शनि यहाँ और बुध यहाँ। ये स्थितियां कमजोर बन रही हैं। गणेश जी की पूजा करिए ताकि कार्य में व्यवधान न आए, उनके मंत्रों का जप। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुरेश पांडा जी की। यह है कोरापुट, उड़ीसा, 1 जून 1980 सुबह 8:53। इस आधार पर कि इन्होंने पूछा है सवाल कि आर्थिक स्थिति की समस्या बनी रहती है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं और वो इस वजह से आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करते हैं। दूसरी बात है कि धन भाव में अष्टमेश का बैठना
ये थोड़ा कमज़ोर करता है। अष्टमेश सप्तमेश आपकी कुंडली के शनि बनते हैं, उनको मनाइए थोड़ा सा। और गुरु मंगल और शनि, इस वजह से देखिए एक बात बताता हूँ, दरअसल हमें समझ में नहीं आता है कई बार कि आखिर ये समस्या हो क्यों रही है। तो आपकी कुंडली में या किसी भी की कुंडली में अगर एक भी ग्रह थोड़ा कमज़ोर रहा है ना, और वो अगर एक्टिव है या जो ग्रह एक्टिव है दशा में, अगर उसके साथ उसके संबंध बनते हैं तो जरूर प्रभावित कर देता है। जैसे अभी आपकी कुंडली में शनि मंगल की दशा चल रही है। मंगल आपकी कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो पंचमेश और दशमेश होते हैं, बैठे भी अच्छे भाव में हैं, पंचम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में, गुरु की राशि में गुरु भी कारक होता है। तो गुरु और मंगल का संबंध तो द्वितीय भाव के लिए अच्छा होगा। वाणी कठोर बनाता है, लेकिन अलग बात है धन की समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति शनि गुरु और मंगल के साथ बैठे, दोनों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होता है, तो वो जाकर के वहां भी प्रभावित कर रहे हैं पिछली कुंडली की तरह। दूसरी बात, व्यय की अधिकता देखी जा रही है, क्योंकि लाभ के अधिपति होते हैं गुरु शुक्र, वो व्यय में जा रहे हैं, और लाभ भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, परंतु फिर भी वो दरअसल शुक्र की राशि में बैठे हैं, वो ठीक नहीं होता है। ग्रह भाव से प्रभावित होता है, वो सबसे पहले खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये देखता है कि मेरे पाले में ये राशि आई है, वो अप्रसन्न हो जाता है। तुला के गुरु का एकादश में बैठ जाएं तो कभी कभी परेशान देते हैं धन में, और शुक्र या सूर्य अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो देते हैं, दरअसल लाभ को संचित कर देते हैं, लाभ को सीमित कर देते हैं, लाभ के लिए भटकाव दे देते हैं। और दशम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में मंगल अपने भाव से पंचमस्त गया है, यहाँ मंगल की राशि बन रही है 1 नंबर की, और वो पंचमस्त गया है। वो उद्वेलित करता है, काम करने के लिए मेहनत भी कराना जानता है और चाहता भी है, लेकिन फिर भी वो अष्टमेश के साथ बैठा, और अष्टम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति का संबंध जब बनता है तो वो कैरियर को भी कहीं ना कहीं अनस्टैब्लिश रखते हैं, और ये बात बिल्कुल पक्की है, ये बात बनती है। अब नवमांश में भी अगर देखता हूं या आपकी कुंडली के और भी अगर भाग्य को देखता हूं तो भाग्य भाव के लिए तो भाग्य का अधिपति लग्न चार्ट जो बनता है वहां पे लग्न का अधिपति भाग्य भाव में चंद्रमा बनेगा और जाकर के बैठा है भाग्य भाव में। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वहां पे भाग्येश गुरु बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य बैठे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, अपने पूर्वजों को याद किया करिए, उनके नाम पर दीपक दिया करिए। पितृपक्ष आ रहा है, इस नाम पे, उनके नाम पे तिल तेल का दिया जलाया जाता है, घी का दिया जलाया जाता है, तिल का दान किया जाता है, उनके नाम पे जल दान किया जाता है, जरूर करिए। और दरअसल आपकी कुंडली में उन्हीं की समस्या बन रही है, क्योंकि वो सुख भाग्य भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये ठीक होता है, महाधनी योग होता है, महाभाग्यशाली योग कहा जाता है इसे, लेकिन फिर भी पूर्वजों का आशीर्वाद थोड़ा कम दिख रहा है। इस वजह से उन्हें मनाइए, सोते जागते उठते बैठते हमेशा और शाम के शाम उन्हें याद किया करिए। याद करने का मतलब है उनके नाम पर घी का दिया जलाइए। अब आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली है आर्या, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से है ये। 24 जुलाई 2020 रात्रि के 12:42। इस आधार पर इनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्वास्थ्य का। चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर और लग्न का अधिपति 12वें, और इसके आधार पर कि अभी दशा जो है बच्चे के ऊपर से शुक्र की चल रही है, जो कि इनकी कुंडली में सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। धन वगैरह की समस्या तो नहीं है कुंडली में, इसमें तो कोई समस्या, इस पर तो कुछ कहूँगा ही नहीं। चंद्रमा थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, सूर्य के हो रहे हैं और सूर्य के निकटस्थ हैं, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा भाव है, चंद्रमा का यहाँ बैठना सर्वोत्तम होता है, और सूर्य के निकटस्थ हैं ये। दरअसल चंद्रमा की तरफ सूर्य का बढ़ना और सूर्य का चंद्रमा की तरफ बढ़ना व्यक्ति के कभी कभी स्वास्थ्य को अवरोध करता है और स्वास्थ्य को तकलीफें देता है। आयु का कारक होता है शनि। इनकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो मृतप्राय हो रहा है, स्वराशि का है, लेकिन एक बात बता देता हूं तो दशमस्त शनि, और ये जो स्थितियां बना रहे हैं, चंद्रमा थोड़े पक्ष बल से कमजोर और शनि और चंद्रमा का संबंध जो बन रहा है वो 6ठे 8वें का बन रहा है। गुरु की दृष्टि है जन्म कुंडली में लग्न पे, ये बहुत अच्छा होता है। गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पे, ये बहुत अच्छा है। और गुरु की दृष्टि है पराक्रम पे, ये बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं। ऊपर से शुक्र की अगर बात करता हूं तो शुक्र भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां मंगल की राशि बनी है, और वो मंगल 8वें भाव का अधिपति होकर के 12वें बैठा है, ये भी ठीक होगा। लेकिन फिर भी सर्दी वगैरह की स्थिति बन रही है और उसका ख्याल रखना जरूरी है, अभी कम से कम 2021 के 7वें महीने तक। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है चिंतन पारिक, यह है अहमदाबाद गुजरात से। 15 अगस्त 1984 14:20। इस आधार पर आपकी कुंडली ध्यान से समझिएगा, वृश्चिक लग्न की बनती है। रुचक योग लग रहा है,
लेकिन नवमांश में वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। हालांकि बैठा वो मित्र की राशि में है तो अच्छा होगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रोचक योग बन रहा है। लेकिन क्रोध की अधिकता मैं देख रहा हूँ, क्रोध की अधिकता, क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव लग्न पे है, मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। ये माता के साथ और माता के साथ संबंधों को कमज़ोर करता है, या माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है, या जन्म स्थान से दूर रखता है, या सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कटौती करता है, या कमजोरी करता है। सातवीं दृष्टि से यहाँ देखेगा, लग्न में मंगल बैठा है, और वहाँ से सातवीं दृष्टि से जन्म कुंडली को देखेगा तो पत्नी को कई बार रुष्ट, और वैसे भी आपकी कुंडली में पत्नी भाव का अधिपति नवमांश में देखता हूँ तो नवमांश में लग्न का अधिपति गुरु लग्न को देख रहा है। पति विद्वान, पढ़ी लिखी आएंगी, स्थितियाँ ठीक हैं, मंगल में कोई स्थिति खराब नहीं है। आपकी कुंडली में आपने पूछा है किमद्रुम दोष। देखिए, किमद्रुम दोष होने का मतलब होता है कि व्यक्ति का मन तब प्रभावित होगा जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा पापक ग्रह बन रहे होंगे। हालांकि वो आपकी कुंडली में पापक ग्रह कमज़ोर है, नहीं बन रहे हैं, पापक ग्रह नहीं हैं, अकेले हैं, लेकिन पंचम में बैठे हैं। राशि किसकी है? गुरु की, और वो गुरु आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो वो उसके साथ केंद्र में आ रहा है। श्रीमान, एक बात समझिए, किमद्रुम दोष कई बार देखने को बन जाता है, उसका प्रभाव देखने को कई बार मिलता है, लेकिन क्या वाकई है? तो जब इस पे विचार करते हैं तो पंचम का चंद्रमा कभी खराब नहीं होता है। ऊपर से वो शुभग्रह है, गुरु से केंद्र में आ रहा है और त्रिकोण में बैठा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से समस्या है। नवमांश में भी अगर देखता हूं तो उसकी स्थिति चंद्रमा, हाँ नवमांश में थोड़ी सी कमजोरी है, क्योंकि वो वृश्चिक की तरफ बढ़ रहा है, नीचाभिलाषी हो रहा है, और शुक्र की राशि में लाभ भाव में बैठा है, वहां से पांचवें भाव को देख रहा है। बहुत परेशान होने की बात नहीं है। धन तो आप कमाएंगे, क्योंकि धन भाव में गुरु अपनी राशि के बैठे हैं, लेकिन वो अगर अकेले नहीं होते ना तो और ज़्यादा मालामाल कर देते। ये थोड़ी सी कमजोरी उनकी अकेलेपन के कारण से हो रही है। धन भाव का अधिपति धन में वो शनि से दृष्ट हो रहा है, इस वजह से कभी कभी कड़की लाता है। और आपके ऊपर से अभी मीन राशि है आपकी, तो 7.5 भी आने वाली है, तो 7.5 को लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार, और हनुमान जी का नित्य दर्शन। 7.5 का एक उपाय और भी है, वो उस पर आने वाले दिनों में कार्यक्रम बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात बता दूं, अभी से अगर हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति 3 बार प्रत्येक दिन हनुमान जी को सायं काल में घी का दिया जलाइए, और अगर हो सके तो अपने शरीर के लंबाई के बराबर का धागा नाप करके उसका 3 गुना करके, शरीर के लंबाई के बराबर का धागा, यानी कि दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर के सर के बाल तक लाल धागा या लाल कर या लाल ऊन नाप करके उसका 3 गुना करके भगवान के चरण में 3 शनिवार को अर्पित किया करिए। ये चीज़ें बड़ा लाभ करती हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है शांभवी गुप्ता। यह है कानपुर उत्तर प्रदेश से, 3 सितंबर 2001 13:32। इस आधार पर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। मन को भटकाइएगा मत, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और शनि उसको 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि ये योग कई तरीके का होता है, जो कि सुख संपत्ति और धनवान बनाता है। आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति मंगल धन भाव में बैठा है, लेकिन शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर है, तो काम में विलंब और मन को परेशानी। शिव जी की पूजा किया करिए ना, और पूर्णिमा का व्रत अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो। बुध और चंद्रमा का प्रभाव षडाष्टक हो रहा है, ये ठीक नहीं होता है। निर्णय लेने में परेशानी और मन के भटकाव को और व्यक्ति के कंसंट्रेशन को वो भंग करता है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में शुक्र जो कि 7वें भाव के अधिपति बनते हैं, वहाँ शनि बैठे हैं और वो भाग्य भाव में बैठे हैं। ये भाग्यशील लाभ को दिखा रहा है, व्यक्ति के पूजा पाठ आदि की स्थितियों को मजबूत कर रहा है। ऊपर से भाग्य भाव का अधिपति सुख में बैठा है, ये अच्छा है, ये कुंडली के लिए अच्छी बात होती है। आपकी कुंडली में मन के भटकने के पीछे एक और प्रभाव काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर जहां शनि का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहीं चंद्रमा के ऊपर राहु का भी प्रभाव मिल रहा है। वो भी कहाँ के राहु? अष्टम के बैठे राहु। किसी और अन्य भाव में बैठा होता तो शायद वो उतना तकलीफ नहीं देता, लेकिन अष्टम में बैठा है, और वो भी किसके साथ? गुरु के साथ। ये पेट की परेशानी और चमड़ों की परेशानी दोनों देता है। और दरअसल आपकी कुंडली में व्यवधान शिक्षा के ऊपर आ रहा होगा, कारण क्योंकि अष्टम का अधिपति बुध लाभ में जाकर के पंचम को देख रहा है। ये स्थितियां व्यक्ति के डिसकंटिन्यूटी को दर्शाती हैं। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव, चंद्रमा और बुध एक दूसरे से षडाष्टक में, अष्टम भाव के अधिपति का पंचम को देखना भाव को ये थोड़ा कमजोर करता है। एक उपाय, 1 से 2, एक पूर्णिमा का व्रत और दूसरा गणेश जी के मंत्रों का जप।
आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। शायद मैं आज के कार्यक्रम के कमेंट का जवाब कल के कार्यक्रम में दूंगा, तो कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।